अच्छा, जो मेन कंसेप्ट था या मेजर कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। जितनी भी मैंने डिस्कशन की है ये आप लोगों को डिस्कशन याद होनी चाहिए। अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या है, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है वो मैं बुक के अंदर से रीड कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सारी की सारी बातें बुक के अंदर किस अंदाज में डिस्कस की है। सो अगर आप लोग अपनी बुक का पहला पेज देखेंगे तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से डिस्कशन शुरू कर दी है। तो मैं भी यहाँ से अपनी डिस्कशन क्या कर लेता हूँ, शुरू कर लेता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम proposed by American ecologist Robert Whittaker in 1969, all organisms were divided into 5 kingdoms, i.e. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। मैंने आप लोगों को पिछले पॉइंट्स में भी बता दिया जब मैं पिछले स्लाइड्स दिखा रहा था कि मैंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से अपनी डिस्कशन शुरू कर दी है, लेकिन बुक के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से डिस्कशन शुरू कर दी है। सो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रेजेंट किया था। रॉबर्ट, इसको RO कर दे, रॉबर्ट विटेकर ने प्रेजेंट कर दिया 1969 में। और उनके जो 5 किंगडम्स थे वो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। According to this system, the kingdom Monera included prokaryotic, while all the other 4 kingdom included eukaryotic। मैंने एक अलग स्लाइड बनाया था और उस अलग स्लाइड के अंदर मैंने डायग्राम की मदद से दिखाने की कोशिश की थी कि सिर्फ और सिर्फ जो किंगडम मोनेरा है वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि रिमेनिंग जितने भी किंगडम्स बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अगर आप लोग वो पिछले स्लाइड्स देखेंगे तो अभी 1 मिनट में याद हो जाएगा। In 1990, American microbiologist Carl Woese suggested that there are 2 separate group of prokaryotes, archaea and bacteria। लेकिन मैंने आप लोगों को वो स्लाइड के अंदर दिखाया था कि जो कार्ल वोस है वो 1990 में क्या बोल रहा है कि जिस किंगडम मोनेरा को आप लोग एक ग्रुप बोल रहे हैं वो असल में उसके अंदर 2 सेपरेट अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, उसके अंदर 2 अलग अलग डोमेन्स बनते हैं और उसमें से एक डोमेन को हम आर्किया बोलते हैं और दूसरे को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स, i.e. डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। मैंने एक अलग स्लाइड के अंदर आप लोगों को दिखाया है कि जो 3 डोमेन्स हमारे पास बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। आर्किया अलग है, बैक्टीरिया अलग है और यूकैरिया अलग है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं याद हुआ तो इस डायग्राम के अंदर से आप लोग देखेंगे यहाँ पर डोमेन आर्किया अलग है, डोमेन बैक्टीरिया अलग है और डोमेन यूकैरिया अलग है। अकॉर्डिंग टू हिज 3 डोमेन system, domain archaea and domain bacteria contain prokaryotes but they differ in number of features। इस वाले सेंटेंस के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप लोग डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया की बात कर रहे हैं ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक डोमेन्स है। इसके अंदर आप लोग बोलेंगे कि इनके ऑर्गेनिजम्स के प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ऑल्दो प्रोकैरियोटिक है, ये पॉइंट इनका मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो है वो इनके एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इनके एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। Now, biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor। ये वाला सेंटेंस मैंने कॉपी करके आप लोगों को पिछले स्लाइड में दिखाया भी है कि अगर हम इस आर्किया की बात करें और इस बैक्टीरिया की बात करें और इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो हम बोलेंगे कि आर्किया ये वाला जो ग्रुप येलो देख रहे हैं और बैक्टीरिया, इन दोनों का कोई कॉमन एंसेस्टर है, ये दोनों के दोनों कहीं एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो गए हैं। मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट
that archaea are more closely related to eukaryotes than to bacteria. मैंने जिस तरह आप लोगों को पिछले स्लाइड में भी दिखाया, वैसे बुक के अंदर मॉलिक्यूलर एविडेंस नहीं डिस्कस किया, लेकिन जब हम इनका राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस देखते हैं, इनके जब हम एंजाइम्स देखते हैं, इनका जब हम डीएनए देखते हैं, मॉलिक्यूलर एविडेंस का मतलब ये होता है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो आर्किया है वो किसके साथ ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है, यूकैरिया के साथ ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। तभी अगर आप लोग ये वाला साइड ब्रांच देखेंगे तो बैक्टीरिया को हमने अलग कर दिया, लेकिन आर्किया और यूकैरिया को हमने क्या कर दिया है, दोनों को एक ब्रांच पे यहाँ पर अटैच करने की कोशिश की है, क्योंकि मॉलिक्यूलर एविडेंस हमें बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इन अदर वर्ड्स, यूकैरिया evolved फ्रॉम आर्किया आफ्टर आर्किया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया। ये सेंटेंस भी मैंने वहाँ पर कॉपी कर दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर, या जो एवोल्यूशनरी ट्री है, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे सो एक कॉमन एंसेस्टर है, उस कॉमन एंसेस्टर में एवोल्यूशन हो गया, तो एक साइड पे बैक्टीरिया बन गया, दूसरे साइड पे यहाँ पर आर्किया बन गया। अब वो जो आर्किया है उसके अंदर स्प्लिट अकर हो गया और एक साइड पे यहाँ पर क्या बन गया, यूकैरिया बन गया। सो ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, और ये फाइलोजेनेटिक ट्री हमने किस चीज़ की बुनियाद पर बनाया है, मॉलिक्यूलर एविडेंस की बुनियाद पर हमने बनाया है। सो मैंने जितनी भी बातें पिछले स्लाइड के अंदर की थी वो अगर इन केस आप लोगों को समझ आ गई है तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर मैंने बुक के अंदर से रीड कर दी है। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि चलो सही है, ये मान लेते हैं कि आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से और यूकैरिया से डिफरेंट है। ये वाला आर्किया इन बैक्टीरिया और यूकैरिया से डिफरेंट है। द क्वेश्चन इज़ कि ये आर्किया बैक्टीरिया और यूकैरिया से डिफरेंट है कैसे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया और यूकैरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। सो आप लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रा गौर से सुनेंगे। बेशक अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं अभी समझ नहीं आई तो नोट्स के फॉर्म में मैं समझा दूंगा। इस वीडियो पे आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि बुक रीडिंग से समझ आ रही है या नहीं। सो हमने करना क्या है, डोमेन आर्किया को जस्टिफाई करना है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इन द 5 किंगडम सिस्टम दिस डोमेन वॉज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ये तो सबको पता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या डिस्कस किया कि आर्किया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो अर्लियर टाइम्स में इसको हमने किंगडम मोनेरा के अंदर रखा था। द नेम आर्किया कम फ्रॉम द ग्रीक आर्कियोस, जिसका मतलब होता है एंशियंट। वैसे भी आर्कियोस या लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब होता है पुराना, अर्लियर। असल में इस प्लेनेट के ऊपर जो स्टार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स थे ना, जिनके बारे में हम कंसिडर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि यही आर्किया वाले थे, यही ऑर्गेनिज्म थे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि पहले बन गए थे। दे आर प्रोकैरियोट्स विच डाइवर्ज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स। अर्लियर टाइम्स में आप लोग बोलेंगे कि ये एवॉल्व हो गए हैं, तभी हम इनको एंशियंट बोलते हैं या हम इसको आर्कियोस बोलते हैं। और ये तो सबको पता है कि ये क्या है, प्रोकैरियोट है। और ये भी सबको पता है कि बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर चेंज आ गया और ये बन गए, या ये सेम टाइम पे बैक्टीरिया से इवॉल्व हो गए हैं। इंडिविजुअल आर्किया रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर। ऑल्दो ये सेंटेंस रट्टा करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्किया कभी लार्ज नहीं हो सकते। जिस तरह आप लोग बोलते हैं प्लांट और एनिमल्स बहुत लार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन आर्किया का साइज़ माइक्रोमीटर में होता है। और नॉर्मली आप लोग बोलेंगे कि हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। सम फॉर्म एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आर्किया सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं हो सकते, बल्कि समहाउ वो कॉलोनी भी बना सकते हैं। एग्रीगेट में वो हो सकते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में रह सकते हैं, यहाँ पर एक चेन के फॉर्म में होंगे। तो जब वो चेन के फॉर्म में होंगे तो आप लोग बोलेंगे कि वो इतने साइज़ की एक कॉलोनी भी बना सकते हैं।
दे अकर इन वेरियस शेप्स सच एज स्फेरिकल, आर्किया के मेंबर स्फेरिकल मीन राउंड भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड, बिल्कुल बैक्टीरिया का शेप ऐसे हो सकता है रॉड शेप्ड, ये भी हो सकता है, स्पाइरल जैसे कि स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये वाले अल्फाज आप लोग बैक्टीरिया में भी पढ़ेंगे, लोब भी हो सकते हैं, बॉडी के दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, और आप लोग डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगल टाइप शेप्स भी इनके हो सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के शेप इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आर्किया reproduce asexually by binary fission or multiple fission, fragmentation or budding। ये वाला पॉइंट somehow आप लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जैसे वो भी बाइनरी फिशन की मदद से रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया में नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि बाइनरी फिशन होता है, बडिंग वगैरह नहीं होता, लेकिन इसमें मल्टीपल फिशन और बडिंग और फ्रेगमेंटेशन सारा होता है। फ्रेगमेंटेशन तो जब कॉलोनी होगी उसके ऊपर आप लोग अप्लाई करेंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर इन आर्किया, ये वाला जो है जाहिर सी बात है कि माइटोसिस और मियोसिस नॉर्मली कहाँ कर होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कर होता है, और आर्किया तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर मैं नोट्स बनाना चाहूँ, सपोज करते हैं फॉर वाइल यहाँ से, तो मैं पता है पहला पॉइंट क्या लिखूँगा, मुझे ये नोट्स के बारे में आप लोग बताएंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं वो बनाना फिर शुरू कर दूँगा। मैं पहला पॉइंट आर्किया के हवाले से लिखूँगा कि दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या मैं बोलता हूँ कि दे आर प्रोकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि दे आर माइक्रोस्कोपिक, जो आर्किया है वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख लेता हूँ कि रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये जो आर्किया होते हैं सम आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होंगे, एंड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अदर्स आर कॉलोनियल, ये कॉलोनी के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इनके शेप के बारे में या मॉर्फोलॉजी के बारे में लिख लेता हूँ कि एग्जिस्ट इन स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल लोब्ड या रेक्टेंगुलर शेप में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि माइटोसिस एंड मियोसिस डज नॉट अकर या डू नॉट अकर इन दीज ऑर्गेनिजम्स। और अगर आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है तो आप लोग बोले दे एवॉल्व्ड इन अर्लियर टाइम्स फ्रॉम बैक्टीरिया, या दे डाइवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से एवॉल्व नहीं हुए, डाइवर्ज हो गए। अच्छा, ये तो चलो आसान सी बातें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। फॉर वाइल हम इनके एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है या यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट है। हाउ आर आर्किया यूनिक, हमने इनके अब ऐसे फीचर्स डिस्कस करने हैं जिसकी मदद से ये बाकियों से डिफरेंट है। सबसे पहले इनका सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होता है, कहाँ से, बैक्टीरिया से। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड्स विद ईथर लिंकेज बिटवीन ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड चेन। The fatty acid chain are branched. That is why their cell membrane are more resistant to extreme condition. On the other hand, bacteria and eukarya have membrane lipid with fatty acid attached to glycerol ester linkage. The fatty acids are this. मुझे तो खैर आता है, ये कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से आप लोगों ने सुनना है। आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है और उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसे आप लोगों को याद होगा लिपिड बाई लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिपिड बाई लेयर बनाते हैं। जब आप लोग ये लिपिड बाई लेयर बनाते हैं ना, तो आप लोग देख ले हर एक लिपिड के साथ मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये सर्कल जो बनाया है ये हेड है और उसके साथ मैं ये दो टेल बना रहा हूँ। ये दो टेल जो है ये फैटी एसिड्स है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप लोगों को हेड नज़र आ रहा है और टेल, इन्होंने यहाँ पर कॉमनली हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज बनाया होता है। जब भी हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के अंदर और यूकैरिया के अंदर, तो आप लोग बोलेंगे
कि उसके अंदर कौन सा लिंकेज पाया जाता है, एस्टर लिंकेज पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये वाला डायग्राम देखेंगे ना बैक्टीरिया और यूकेरिया का, सो यहाँ पर आप लोगों को ये लिंकेज जो नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को हेड नज़र आ रहा है और ये दो टेल नज़र आ रहे हैं, तो इसके बीच में ये देख लीजिए एस्टर लिंकेज है। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया और यूकेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। एक डिफरेंस ये होगा। लेकिन अगर आप लोग आर्किया के सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो यहाँ पर एस्टर लिंकेज नहीं होगा, बल्कि यहाँ एतर लिंकेज होता है। तभी इन्होंने लिखा है कि इनके सेल मेम्ब्रेन में एतर लिंकेज मौजूद होता है। अगर आप लोग इनके ये जो बैक्टीरिया है और यूकेरिया है, इनके फैटी एसिड चेन को देखेंगे तो ये अनब्रांच्ड है। आप लोग देख ले साइड पे कोई ब्रांचेस आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप लोग आर्किया के सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड को देखेंगे तो ये देख ले ये क्या बना है, ये इसके अंदर ब्रांचेस बने हैं। सो इस वजह से इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो फैटी एसिड मौजूद होंगे वो ब्रांच्ड होंगे और यहाँ पर जो फैटी एसिड मौजूद होंगे वो क्या होंगे, वो अनब्रांच्ड होंगे। सो आर्किया का सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है और यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है। उसमें एतर लिंकेज होगा, इसमें एस्टर लिंकेज होगा। उसमें अनब्रांच्ड जो उसमें ब्रांच्ड फैटी एसिड होंगे और इसमें अनब्रांच्ड फैटी एसिड होंगे। इन ब्रांच्ड फैटी एसिड का इनको ये फ़ायदा होता है कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी क्या कर सकते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। हम आर्किया के सेल वॉल के कंपोजिशन की भी थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर ले तो वो कॉमनली बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, आप सबको पता है। और अगर प्लांट्स के सेल वॉल की बात करें तो वो बना होता है सेल्यूलोज से। फंजाई का सेल वॉल कॉमनली बना होता है काइटिन से। ये हम किन की बात कर रहे हैं, या तो आप बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की या यूकैरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्कस किया है कि द सेल वॉल ऑफ आर्किया लेक सेल्यूलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो बैक्टीरिया में मौजूद है और जो प्लांट्स में मौजूद है वो चीज़ इधर है ही नहीं। इंस्टेड दे कंटेन डिस्टिंक्ट पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। यहाँ पर चीज़ें ही अलग है। तो इसका मतलब हो गया कि आर्किया का जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट है। किस चीज़ से बना होता है, कभी कभार सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और अलग प्रोटीन से बना होता है जो इधर होते ही नहीं है। इवन समटाइम्स सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। आसान अल्फाज में आप लोग याद रखेंगे कि आर्किया का सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं डिफरेंट, बल्कि इनका जो सेल वॉल है वो भी डिफरेंट है। और सेल वॉल कैसे डिफरेंट है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, प्लांट्स का सेल्यूलोज का और फंजाई का काइटिन से बना होता है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ आर्किया के सेल वॉल में नहीं है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं वो अलग होते हैं, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। आप समझे कि कोई और केमिकल इसके अंदर पाया जाता है। सो आर्किया यूनिक कैसे हो गया, इनका सेल वॉल भी क्या हो गया, वो डिफरेंट बन गया, अलग सेल वॉल इसका हो गया। जेनेटिक डिफरेंस। Archaea share several genetic sequences and regulatory features with eukaryotes, highlighting their closer evolutionary relationship. मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये वाला जो डायग्राम दिखाया कि यूकैरिया को अगर देखा जाए और आर्किया को देखा जाए तो हम इनको साथ साथ इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि इनका जो जेनेटिक मैकअप है वो ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है। यूकैरियोट्स को देखा जाए और आर्किया को देखा जाए तो इनके बहुत सारे सीक्वेंसेस सेम होते हैं। मैंने बोला राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस सेम होता है। मैंने बोला डीएनए के अंदर एंट्रांस वगैरह की जब हम बात करते हैं, एक्सॉन्स की, एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आर्किया और यूकैरियोट के क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया से बहुत सारा क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। आर्किया बैक्टीरिया से काफ़ी सारा डिफरेंट है। तो इस हवाले से भी ये यूनिक है कि प्रोकैरियोटिक सेल है और वो तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में भी इनका डिफरेंस होता है। Archaea have unique metabolic process like methanogenesis, production of methane, which is not found in bacteria और यूकैरिया। आर्किया के अंदर यूनिक फीचर ये भी है कि ये एक फिनोमेना शो करते हैं, एक प्रोसेस शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं मीथेनोजेनेसिस। मीथेनोजेनेसिस में मीथेन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मीथेन के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑर्गेनिजम्स मीथेन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते।
उनकी डेथ हो जाएगी। बैक्टीरिया और यूकेरिया नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकते मीथेन के अंदर, लेकिन मज़े की बात यह है कि आर्किया में ये एक डोमिनेंट पाथवे है, एनर्जी प्रोडक्शन का एक पाथवे है, ये कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक फिनोमेना है जो कि इनके अंदर पाया जाता है। On the other hand, bacteria exhibit metabolic pathways including photosynthesis, nitrogen fixation and fermentation. बैक्टीरिया के अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो आर्किया में नहीं हो रहे। आर्किया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फर्मेंटेशन वहाँ पर नहीं होता। In eukarya, the metabolic processes are often more complex and include cellular respiration, photosynthesis and various form of fermentation. ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि आर्किया के अंदर अलग पाथवेज हो रहे हैं, बैक्टीरिया में अलग हो रहे हैं और यूकेरिया में अलग हो रहे हैं। तो तीनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यही बातें अगर मैं आप लोगों को क्विक यहाँ कुछ नोट्स के अंदर बता दूँ तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इनके जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया और यूकेरिया का, उसमें क्या मौजूद होता है, एस्टर लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज और अनब्रांच्ड फैटी एसिड, अनब्रांच्ड फैटी एसिड। आर्किया का मैंने लिखा है कि यहाँ पर एथर लिंकेज होगा, एथर लिंकेज होगा और ब्रांच्ड फैटी एसिड, ब्रांच्ड फैटी एसिड होगा। फिर मैंने लिखा है इनका सेल वॉल कंपोजिशन, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, प्लांट्स का सेल्यूलोज है, फंजाई का काइटिन है। लेकिन हम अगर इनकी इस एनिमल्स की बात करें उसमें सेल वॉल है ही नहीं, यूकेरियोट्स है। लेकिन इनके सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड प्रोटीन है ही अलग और इसी के साथ साथ सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन भी पाया जाता है। अगर हम इनके जेनेटिक डिफरेंस की बात करें तो इनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो यूकेरियोट्स के साथ रिजेंबल करता है। और अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इनमें बिल्कुल स्पेसिफिक मीथेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है जो बाकियों के अंदर नहीं हो रहा होता। ये सिंपल मैंने कुछ नोट्स इसके अंदर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो आप लोग मुझे ख़ुद बताएंगे कि किसकी समझ आप लोगों को आ रही है। हम बस इसमें से ये एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं इसके आर्किया के। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया इंक्लूड्स मीथेनोजेंस, जो मीथेन बना रहे होते हैं, ये इनके बड़े बड़े ग्रुप्स है। पहला हेलोबैक्टीरिया, जो कि हेलो का मतलब होता है साल्ट, तो आप लोग बोलेंगे कि ये एक्सट्रीम साल्ट के अंदर रहते हैं। थर्मोकोकाई, थर्मोकोकाई आप लोग बोलेंगे कि ये कहाँ पर रहते हैं, ये हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं। कोकाई का मतलब ये राउंड होगा, ठीक है, हॉट इन्वायरमेंट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। एंड तोमरकियोटा, जो कि कॉमनली नाइट्रोजन साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये इसके डिफरेंट सारे क्या है ग्रुप्स है, मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया एंड सो ऑन। अब चूंकि ये तो खैर आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये मीथेनोजेनेसिस करते हैं और ये हाई साल्ट में पाए जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में पाए जाते हैं। आप लोग बोलेंगे कि एनिमल्स के जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, उसके अंदर भी ये जो आर्किया है ये मौजूद होते हैं। वहाँ एनारोबिक रेस्पायरेशन करते ही सर्वाइव करके मीथेनोजेनेसिस कर रहे होते हैं। सो खैर मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, लेकिन बुक रीडिंग करके समझाना मेरे लिए थोड़ा सा इस वजह से मुश्किल होता है कि उसमें मैं रीड वो कर लेता हूँ जो बुक के अंदर लिखा होता है। तो अगर मैं अपने स्टाइल से समझाऊंगा तो वो फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे उसके अंदर, और मुझे आप लोग इसमें फीडबैक ज़रूर देंगे कि किस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई, जो इसमें मुश्किल है, क्योंकि मुझे फ़्लो चार्ट से समझाना थोड़ा सा इजी होता है। स्पेशली अगर आप लोग ये वाले देखेंगे कि ये यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, फिर उसके अंदर ये हुआ एंड सो ऑन, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर हुआ। जिस तरह मैंने बोला ना कि वो पूरा एक सेंटेंस के बैक्टीरिया सिर्फ प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। सो ये सारे का सारा आप लोग मुझे फीडबैक में बताएंगे। और अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, चूँकि मेरे पास राइटिंग पैड भी है, ऑनलाइन क्लासेस में भी जल्दी शुरू करने लगा हूँ, सो वो भी लाइक ब्लैक स्क्रीन पे मैं कर रहा होता हूँ जिसमें मैंने अपने नोट्स आप लोगों को बताने होंगे। सो अगर आप लोगों को लेक्चर की कुछ समझ आई है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।